बड़ी स्ट्रगल लाइफ है, तो स्ट्रगल लाइफ कैसे एकदम शुरुआत कैसे क्या करी आपने? जब मंडीदीप हम लोग आए तो हम बेहद सामान्य परिवार, सामान्य क्या कहें, बहुत गरीब परिवार से थे। माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। डिप्लोमा करते समय भी मेरे पास फीस नहीं थी देने के लिए, 14,000 फीस हुआ करती थी। 11-12 से पेपर बांटता था, अखबार बांटने का काम मैं करता था। अखबार बांटते हुए अपनी उस अखबार के बांटने के बाद जो फीस कमाई हुई उससे मैंने फीस भरी। उससे पहले स्कूलिंग में मैंने कई सारे काम किए, सब्जी बेचने का काम किया और दूध ब्रेड बेचने का काम भी मैंने किया। फिर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, हमने सोचा कि जॉब ज्वाइन की, आगे बाद सीटल ग्रुप्स के साथ जुड़ा। फिर उसके बाद मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम किया, जैसे असनानी बिल्डर्स जिंदा या आशिमा मॉडलिंग के साथ काम किया, पीपल्स ग्रुप के साथ काम किया। लास्ट मैंने पीपल्स ग्रुप के साथ काम किया था। जो भी हमसे डिजाइन बनवाने आता है वो ये जरूर पूछता है कि भैया आप सर क्या आप वास्तु के हिसाब से डिजाइन करेंगे? तो बिल्कुल हम वास्तु के हिसाब से ही डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि वो जरूरी भी है। आज का टाइम जो देखा जाए और हमारा देश का जो परिवेश देखा जाए तो धार्मिक हमारा देश है। हाँ। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए उनका घर डिजाइन करना पड़ता है। तो जैसे कई सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो मकान बनाने के लिए लोन परचेज करते हैं या अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, तो उनको मकान बनाने के समय किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? लोगों से जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों के, उनसे जाकर के संपर्क करें। वो लोग जरूर थोड़ी बहुत फीस लेंगे, लेकिन आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे। अभी भी कोई आर्किटेक्ट से अगर आप डिजाइन बनवाएंगे तो वो आपकी बचत ही करेगा। अगर वो आपसे 10,000 फीस ले रहा है तो लगभग आपका 20,000-30,000 का फायदा कराएगा। गवर्नमेंट का भी एक रूल आया है कि 2000 स्क्वायर फीट की जो भूमि है उसका आप बिल्डिंग परमिशन नहीं करवा ये तो भी चलेगा। और बिल्डिंग परमिशन ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करवानी चाहिए, और इसकी कुछ समय तक की अवधि होती है क्या गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक डिसाइड किया गया? जैसे जैसे मैंने पढ़ा था कि फ्रंट आपको 1.5 फीट छोड़ना है, बैक साइड में आपको 3 फीट छोड़ना है, वो क्या है मतलब? तो स्वागत करते हैं आपका डी हैंडसम पॉडकास्ट में, और जो कि आज हमारे साथ गेस्ट हैं श्री मनीष मालवीय जी। आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंजीनियर हैं और आप एक हॉकी प्लेयर भी हैं, और आप आम आदमी पार्टी से रायसेन जिले से जिला अध्यक्ष भी रहे, और आप आज वर्तमान में आप कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं। परंतु आज हम इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे इनसे, जो कि आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो आपने चेंज करी। वर्तमान में आप कांग्रेस में, आप पूर्व में आम आदमी पार्टी में थे, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका कहना यह है कि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो आपकी किस्मत खराब होगी, इसको कह सकते हैं हम ऐसा, लेकिन आप गरीब ही रहकर आप कुछ ना कर पाए, ये आपकी नाकामी है। तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा ही मोटिवेट रहेगा, और आज हम एक ऐसी जर्नी पर लेके जाएंगे आपको जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे काम करना है आपको, और किस फील्ड में जाकर आप अपना बेटर कैरियर बना सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियरिंग, एज ए आर्किटेक्ट, एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो स्वागत है आपका मनीष भैया, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका डीएनएम पॉडकास्ट में आपने कुछ समय दिया। हम जानेंगे मनीष भैया आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई। जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा कि जितना आपका बड़ी स्ट्रगल लाइफ है, तो स्ट्रगल लाइफ कैसे एकदम शुरुआत कैसे क्या करी आपने? देखिए, शुरुआत पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जब मंडीदीप हम लोग आए तो हम बेहद सामान्य परिवार, सामान्य क्या कहें, बहुत गरीब परिवार से थे। माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। मंडीदीप नया नया बस रहा था, तो उस समय हम लोग आए, मैं तो शायद 1-1.5 साल का था। ग्रामीण क्षेत्र से हम आए, तो मम्मी पापा दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। मेरे बड़े पापा HEG में थे, उन्होंने मुझे ग्रेफाइट स्कूल में एडमिशन कराया। तो उस समय क्या होता था कि जो HEG में होते थे उनके बच्चे अगर HEG स्कूल में पढ़ते थे तो उनके लिए फ्री रहता था। तो मेरे को बड़े पापा ने कहा कि चलो इसको मैं HEG में अपने उससे करा देता हूँ। लेकिन 2-3 साल बाद उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, इनको फीस देनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं वहां पढ़ता रहा 5वीं क्लास तक। पहले था HEG स्कूल, तो पढ़ाई की वहां से। उसके बाद फिर मैं चावड़ा स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से निकला था 5th तक। तो फिर चावड़ा स्कूल में जाना चाहता था, तो स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमारे पिताजी वहाँ 50 रुपए मंथली फीस दे सकें। तो पिताजी ने मना कर दिया। फिर मैंने खुद ही निश्चय किया कि इंग्लिश मीडियम तो मैं पढ़ूंगा। तो ऑल एंजल्स स्कूल था, उसमें मैंने 8th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद स्थिति नहीं थी चावड़ा जाने की, तो फिर मैंने हिंदी मीडियम चेंज किया, और तक्षशिला से फिर 10th किया। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 11-12 लिया, और 11-12 वहां से पास किया। उस टाइम सब्जेक्ट क्या लिया था आपने? मैंने मैथ्स लिया था,
और मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट ये था कि मैं कुछ अच्छा करूं। इंजीनियर और नहीं, इंजीनियरिंग का तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ। मैं होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता था और एक मेरा फेवरेट फील्ड था एरोनॉटिकल अच्छा। इंजीनियरिंग, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं थी तो नहीं है। और उसी समय मैं हॉकी भी खेलता था, तो हॉकी के राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कई मैच खेले हैं। मध्य प्रदेश टीम हॉकी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया, आसाम गए, उसके बाद दिल्ली गए, झारखंड गए, कई सारे जगह हम लोगों ने खेली हॉकी और अच्छी हॉकी खेली। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो हॉकी में भी हमारे साथ पॉलिटिक्स हुई और हमारा नाम जो है काट दिया गया। उस दिन से थोड़ा सा दिल टूट गया हॉकी से। तो फिर और बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि भाई ये खेल आपको सब कुछ नहीं देगा, तो आप पुनः मतलब पढ़ाई की ओर ध्यान दो। कुछ दोस्तों ने समझाया तो फिर वापस पढ़ाई की तरफ गए, लेकिन वही फिर बीच में आर्थिक स्थिति आ गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे करें क्या। थोड़ा सा उस समय डिप्रेशन में भी आ गए। फिर अब वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। तो एक मेरा फ्रेंड है, उसने कहा कि तुम पॉलिटेक्निक करो गवर्नमेंट कॉलेज से। उस समय प्राइवेट कॉलेज नहीं होते थे पॉलिटेक्निक के, गवर्नमेंट। हाँ, तो मैंने पीपीटी दिया उस समय। 10th के बाद पीपीटी होता है, लेकिन मैंने 12th के बाद दिया पीपीटी। तो उसमें मैं पास हो गया और मुझे SATI कॉलेज सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा में सेमी गवर्नमेंट, तो वो मुझे मिल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, तो जो कि सिविल इंजीनियरिंग के ये बहुत अच्छा कॉलेज माना, टॉप का कॉलेज में है उसका नाम। और मैंने ब्रांच भी सिविल इंजीनियरिंग चूज की क्योंकि उस समय क्या है कि विकास हो रहा था। हाँ। तेजी से, तो कॉलोनाइजर बहुत तेजी से कॉलोनियां काट रहे थे। तो मैंने वहां पे एडमिशन लिया, बढ़िया तरीके से 3 साल वहां मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद सोचा कि आगे अब क्या किया जाए, तो जॉब सर्च करी। और डिप्लोमा के दौरान भी एक इंटरेस्टिंग आपको किस्सा सुनाऊं कि डिप्लोमा करते समय भी मेरे पास फीस नहीं थी देने के लिए। 14,000 फीस हुआ करती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं 11-12 से पेपर बांटता था, अखबार बांटने का काम मैं करता था। तो अखबार बांटता था, तो यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के विदिशा जाना पड़ता था। डेली 7:30 बजे पंचुअली पैसेंजर आती थी, तो वहां से मुझे विदिशा जाना पड़ता था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके पेपर बांट करके और 7 बजे घर पहुंच जाता था। 15 मिनट में नहा धो करके तैयार होकर के और मैं मंडीदीप स्टेशन पहुंच के वहां से ट्रेन पकड़ के विदिशा। टाइमिंग कैसे मैच करते थे आप? टाइमिंग बिल्कुल मेरा सुबह अखबार बेचना और फिर ट्रेन भी पकड़ना। देखिए, जब आपको कुछ करना होता है ना, तो सारी चीजें मैच करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है। तो वो जब मैंने विदिशा जाकर के पढ़ाई करी ना, डेली अप डाउन करके, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। जैसे मेरी दोस्ती छूट गई, मेरा फालतू घूमना छूट गया, मतलब और अदर एक्टिविटी मेरी सारी बंद हो गई। सिर्फ मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया क्योंकि मेरे सामने मेरा कैरियर था। एज बढ़ती जा रही थी तो मेरा कैरियर मेरे सामने था। तो फिर मैंने अखबार बांटते हुए अपनी उस अखबार की बांटने के बाद जो फीस कमाई हुई उससे मैंने फीस भरी। फीस भरने के बाद फिर जो है मैंने अपनी पढ़ाई करी। और उससे पहले स्कूलिंग में मैंने कई सारे काम किए। सब्जी बेचने का काम किया और दूध ब्रेड बेचने का काम भी मैंने किया, और ढेर सारे काम, कई किराना दुकानों पे काम किया, कई सारे। उस समय आपकी इनकम कितनी होती थी इन सभी से? काम बहुत कम, 200, 250, 300 रुपए देते थे दुकान पे अगर काम करते थे। ये पर डे का रहता था? ये नहीं, मंथली का 200-250। और अखबार जब मैंने पकड़ा तो फिर थोड़ा सा पैसा ज्यादा आने लगा था। 3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए मंथली आने लगे थे। तो फिर धीरे धीरे संघर्ष करते गए, आगे बढ़ते गए, तो पैसों की वैल्यू समझ में आई। फिर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, हमने सोचा कि जॉब ज्वाइन की जाए। आगे फिर डिग्री करने का सोचा ही नहीं था। तो फिर जब डिप्लोमा करने के बाद जॉब ज्वाइन की तो फिर सीनियरों ने बताया कि आपने डिप्लोमा किया है, आपकी सैलरी अभी इसीलिए कम है। क्योंकि वहां पे मेरे जो सीनियर्स थे उनकी 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ से। कहाँ पे आपने जॉब पकड़ी? मैंने स्टार्टिंग किया था महावीर नगर एक करके एक कॉलोनी है, वहां से शुरू किया था। तो वहां 1 महीने किया, उसके बाद शीतल ग्रुप्स के साथ जुड़ा। फिर उसके बाद मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम किया, जैसे असनानी बिल्डर्स जिनका ये आशिम मौलियों के साथ काम किया, पीपल्स ग्रुप के साथ काम किया। लास्ट मैंने पीपल्स ग्रुप के साथ काम किया था एज ए जूनियर इंजीनियर। और ये जॉब करते करते मैंने फिर मेरे सीनियरों ने बताया कि आप डिग्री करो तो आपका इंक्रीमेंट और बढ़ेगा।
आप अभी डिप्लोमा इंजीनियर हैं, फिर आप सीनियर इंजीनियर भी बने, BE करें। हाँ BE करें, तो फिर मेरे दिमाग में फिर वही चीज आई। लेकिन अब मुझे इतना टेंशन नहीं था क्योंकि मैं कमाने लगा, जॉब थी पास में। जॉब थी पास में। और फिर कॉलेज में भी ये व्यवस्था हो गई थी कि आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, एग्जाम देने जाओ, आपको हो जाता था। तो फिर भी हम कभी कभी जैसे इम्पोर्टेंट क्लास होती थी तो अटेंड भी करते थे। और फिर मैंने ऐसे करके अपनी डिग्री भी कंप्लीट करी जॉब करते हुए। और डिग्री करने के साथ साथ मैंने कुछ आर्किटेक्चरल जो डिजाइनिंग के कोर्स होते हैं वो भी किए, जिससे मैं आज आर्किटेक्चरल वर्क भी करता हूँ, काफी सारे मकान की डिजाइनिंग कर चुका हूँ। तो ऐसे करके हम आज यहाँ पे पहुंचे और काफी संघर्ष भरा जीवन रहा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारे माता पिता ने जो हमें मदद नहीं करी तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रही। बिल्कुल नुकसानदायक नहीं रही। हमारे माता पिता से जितना बन पड़ता था उन्होंने किया। और शायद अगर वो हमारी हेल्प हर जगह करते तो आज हम इतने सक्षम ना नहीं हो पाते और इतने दुनियादारी से जाने हुए नहीं होते। दुनियादारी भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से उड़ने के लिए छोड़ देती है तो उसे उड़ना खुद ही सीखना पड़ता है। और यही हमने भी किया, दुनिया के लोगों ने भी हमें बहुत सिखाया कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए भी आपके पास धन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी सारी जर्नी और उसमें आर्किटेक्ट की भी पढ़ाई करी आपने, तो मैं जानना चाहूंगा कि आर्किटेक्ट का वर्क क्या होता है? देखिए, मोस्टली आर्किटेक्ट का वर्क होता है किसी भी प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाना। डिजाइन में वो स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है और उसमें किस तरीके से लोड आपकी बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में कितना लोड होगा, फ्यूचर की सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल लगेगा उसका लोड कितना होगा, उस पर जो फिर बनने के बाद जो पब्लिक आएगी उसका लोड कितना होगा। तो सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ती है। उसके बाद फिर डिजाइन बनने के बाद उसको हम सिविल इंजीनियर को सौंपते हैं और फिर सिविल इंजीनियर उसको मूर्त रूप दे देते हैं। हम सारी चीजें कागज पे बनाते हैं और उसको जब हम सिविल इंजीनियर को सौंपते हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली वो काम करते हैं, वो उसको फील्ड पे उतारते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं कि हम देश में ज्यादातर वास्तु के ऊपर, नेगेटिव ऊर्जा इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या ऐसा आर्किटेक्ट के साथ भी प्रॉब्लम आती है कि ये वास्तु के हिसाब से हमारा वेब डिजाइन करिए? हाँ, ये जो भी हमसे डिजाइन बनवाने आता है वो ये जरूर पूछता है कि भैया आप सर क्या आप वास्तु के हिसाब से डिजाइन करेंगे? तो बिल्कुल हम वास्तु के हिसाब से ही डिजाइनिंग करते हैं क्योंकि वो जरूरी भी है। आज का टाइम जो देखा जाए और हमारा देश का जो परिवेश देखा जाए तो धार्मिक हमारा देश है। हाँ। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए उनका घर डिजाइन करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि ईशान कोण में मतलब कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे उनके घर में दोष हमेशा के लिए आ जाए। तो क्योंकि क्या होता है कि घर बार बार बनते नहीं है, तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। वास्तु की छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रख के घर की डिजाइनिंग बनाते हैं। जब आप वेब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है जो ध्यान देने योग्य होती है कि इस वेब को डिजाइन करने में? लेकिन सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो कितना उस पर लोड रहेगा, कितने फ्लोर उसको बनाना है। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली वो लोग आते हैं जिनको अपने घर बनवाने होते हैं, है ना। और बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले जो आते हैं वो तो हम लोड के हिसाब से डिजाइन करते हैं। लेकिन जैसे कॉलोनी में कोई घर बन रहा है तो हम देखते हैं वहाँ की सॉइल की कैपेसिटी क्या है और रो हाउसिंग है या इंडिपेंडेंट मकान बन रहे हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट मकान बनते हैं उनकी डिजाइनिंग अलग होती है और जो रो हाउसिंग होती है उनकी डिजाइनिंग कमर्शियल और कमर्शियल डिजाइन अलग होती है। कमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता है। तो इन सब की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है आपका सरिया, स्टील बार्स, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जब बनते समय उनकी स्ट्रक्चरल क्वालिटी कैसी हो रही है, उनमें मटेरियल मिक्स कौन सा डल रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेन चीज यही होती है। रीढ़ की हड्डी आप कहें तो मकान की रीढ़ की हड्डी होती है स्ट्रक्चर, तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसकी क्यूरिंग टाइम, उसका जो शटरिंग लग रही है उसमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका जो स्ट्रक्चर डलने के बाद उनका जो क्यूरिंग टाइम होता है वो कम से कम 14 डेज उनकी तराई होनी चाहिए। अब अक्सर जैसे कई सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो मकान बनाने के लिए लोन परचेज करते हैं या अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, तो उनको मकान बनाने के समय किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
देखिए, मकान बनाते समय सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हम जिस जगह पे मकान बना रहे हैं वहाँ की सोइल की क्वालिटी क्या है, मिट्टी की जांच करें। हाँ, और क्या होता है कि आम इंसान ये सब चीजें नहीं समझता है, तो उसको अगर जैसे जानकारी ना हो तो हम लोगों से जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों के, उनसे जाकर के संपर्क करें। वो लोग जरूर थोड़ी बहुत फीस लेंगे, लेकिन आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे। और हम देखते हैं कि लोग बिना डिजाइन कराए, बिना नक्शा बनवाए मकान बना लेते हैं अपने, तो उनको ये लगता है कि हम वहां जाएंगे तो हो सकता है ज्यादा पैसे ले। कभी भी कोई आर्किटेक्ट से अगर आप डिजाइन बनवाएंगे तो वो आपकी बचत ही करेगा। अगर वो आपसे 10,000 फीस ले रहा है तो लगभग आपका 20,000 30,000 का फायदा कराएगा। तो मेरी सलाह यही है कि सबसे पहले जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जाएं, उनसे डिजाइन बनवाएं, और डिजाइन बनवाने के बाद एक बार उनको फील्ड पर बुलाएं, फिर वो वहां आपको जो सजेशन दें उस हिसाब से आप काम करें। तो आपको जो लग रहा है कि 10,000 रुपए ले रहे हैं, जो आप 10 लाख का मकान बना रहे हैं, तो उसमें 10,000 रुपए मायने नहीं रखते हैं। आपका घर अच्छा बन जाएगा क्योंकि आप बार बार नहीं बनाते हैं। तो अब क्या होता है, कई लोग सस्ते के चक्कर में या पैसे बचाने के चक्कर में आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरों को अवॉइड करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमेशा आप इन लोगों की सलाह से ही मकान बनाएं, क्योंकि ये आपकी बचत जो आपसे फीस लेना उससे ज्यादा करा दें। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे जो अभी हम देखते हैं कि कम अध्ययन के कारण जो है कि दलालों में फंस जाते हैं, ऐसी कॉलोनी में प्लॉट परचेज कर लेते हैं जो कि डाइवर्टेड होती है, और उनको कॉलोनी वाला बता देता है कि भाई टीएनसीपी अप्रूवल है ये सारी, और वो टीएनसीपी अप्रूवल भी नहीं होती। तो उस कंडीशन में अगर प्लॉट परचेज कर लिया है तो वो जांच कैसे करें उस कॉलोनी की, और जो है कि अगर ले ही लिया है तो फिर उससे कैसे निकले, और क्या क्या दुष्परिणाम है टीएनसीपी अप्रूवल और डाइवर्टेड कॉलोनी नहीं है तो उसमें प्लॉट लेने के। देखिए, सबसे पहले तो जो भी प्लॉट ले रहा है उसको संबंधित निकाय, जैसे आप अगर किसी सिटी में हैं और आप वहां पे कोई कॉलोनी कट रही है तो उसमें अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहां की जो लोकल बॉडी है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वहां पर जाकर के पता कीजिए कि कॉलोनी वैध है अवैध है। क्योंकि जो निकाय होते हैं उनमें सारे रिकॉर्ड होते हैं, उनके पास उनको सब पता होता है कि कॉलोनी वैध है कि अवैध है। तो सबसे पहले वहां जाकर के आप प्लॉट लेने से पहले पता करें। अदरवाइज अगर आप बिना पूछे किसी से, बिना सलाह लिए प्लॉट लेंगे तो आप अवैध कॉलोनाइजर के चंगुल में फंस सकते हैं। फिर वो क्या होता है कि आपसे विकास शुल्क के नाम पे भी पैसा ले लेंगे, और आपसे हर चीज का पैसा लेकर के जब उनका 100% प्लॉट सेल हो जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना रोड बनता है, ना नाली बनती है, ना बिजली आती है, ना पानी आता है। तो फिर आप जो है निकाय के पास जाते हैं, निकाय वाले कहते हैं कि हमारे पास कॉलोनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हम उसका विकास कैसे करें। तो फिर होता क्या है कि आपके हाथ में भटकना रह जाता है, तो आप ठगा जाते हैं। सरकार भी कई बार प्रचार प्रसार करती रहती है, इंजीनियर्स भी हैं, शहर के लोकल लाइन भी बताते रहते हैं कि आप इन बिचौलियों से बचें। तो ये कैसे बचाव किया जाए, इन पे आपके द्वारा क्या सलाह दी जाएगी? क्या है कि हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी लोगों की है कि हम किसी के पास जाएंगे तो वो हमसे फीस लेगा। अगर वो आपसे 2-4-5 हजार रुपए फीस ले रहा है तो आपको उससे ज्यादा आपको फायदा कराएगा। तो आपको हमेशा एक्सपर्ट लोगों की सलाह से ही काम करनी चाहिए कि आप अगर सस्ते के चक्कर में, एक हमारे यहाँ मेंटेलिटी ये भी है कि सस्ता मिल जाए भले वो नियम तोड़कर मिल जाए, तो ये मेंटेलिटी हमें सबसे पहले बदलना पड़ेगा। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पे एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है। अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा ना तो वो सारी चीजें पता करके ही प्लॉट परचेस करेगा। कई बार बिल्डर क्या होते हैं कि अपना माल बेचने के चक्कर में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, और फिर बाद में सब माल बिकने के बाद सब हवा हवाई हो जाता है, और बिल्डर फिर जो है कस्टमर की सुनता नहीं है। तो ऐसे में फिर कस्टमर के साथ धोखा होता है। जब कस्टमर को क्या करना चाहिए, जब बिल्डर से आप डीलिंग कर रहे हैं तो उनका जो एक ब्रोशर रहता है उसको ले लिया जाए। उसको आप ले लेंगे, और अगर उसमें लिखी हुई चीज वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपको हाई कोर्ट जाने के लिए रास्ता खुल जाता है कि भाई मेरे को इसने ये बोल करके प्लॉट बेचा और ये चीज मुझे नहीं मिली, तो इसके लिए हम इनसे मांग कर रहे हैं तो ये हमें नहीं दे रहे। जैसे आप इसको अपना जो कंज्यूमर फोरम होता है, हाँ, उसमें आप ये केस लगा सकते हैं, और डेफिनेटली बिल्डर के ऊपर जो है कंज्यूमर फोरम जुर्माना ठोकेगा, और नहीं तो फिर उसको काम करने के लिए बाध्य करेगा।
जैसे टीएनसीपी अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल पाती है? देखिए, टीएनसीपी अप्रूव्ड अगर कॉलोनी नहीं है तो उसे उस कॉलोनाइजर को विकास अनुमति की परमिशन जो लोकल बॉडी वो नहीं देगी, सबसे पहली चीज। तो टीएनसीपी अगर कोई बिल्डर नहीं लेता है तो सबसे पहले तो कॉलोनी अवैध हो जाएगी लोकल बॉडी से। तो लोकल बॉडी के द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा उस कॉलोनी में नहीं मिलेगी। जैसे ना तो वहाँ पे रोड बनाएगा लोकल बॉडी ना तो वहाँ पे रोड बनाएगी, नाली भी नहीं बनेगी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होगी। तो ऐसे करके जो भी लोकल बॉडी के द्वारा सुविधाएं दी जाती है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। अब जैसे कोई कस्टमर फंस जाता है तो उससे निकलने का रास्ता यही है कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंज्यूमर कोर्ट में आप केस लगाइए। अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो फैसला आप ही के फेवर में आएगा। अदरवाइज आप हवा बातें करेंगे तो फिर कुछ होना ही नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट का भी एक रूल आया है कि 2000 स्क्वायर फीट की जो भूमि है उसका आप बिल्डिंग परमिशन नहीं करवा ये तो भी चलेगा। और बिल्डिंग परमिशन ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करवानी चाहिए, और इसकी कुछ समय तक की अवधि होती है क्या? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं, 2000 स्क्वायर फीट तक का जो परमिशन है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप लोकल बॉडी से ले ना ले कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट डीम्ड परमिशन आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन हर कोई ये कर नहीं सकता, तो वो पहुंचता है लोकल बॉडी में। हर लोकल बॉडी में दलाल सक्रिय है, तो कस्टमर से पैसा खींचना चाहते हैं। आजकल लोकल बॉडी से परमिशन होती ही नहीं, उन्होंने कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए, कंसल्टेंट के थ्रू ही परमिशन होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी वहीं जाते हैं और वहां ठगा करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। दूसरी चीज कि परमिशन लेकर के मकान इसलिए बनाना चाहिए कि अगर आप किसी कॉलोनी में मकान बना रहे हैं या किसी पुरानी बस्ती में मकान बना रहे हैं और आपका मटेरियल रोड पे पड़ा है, किसी को अगर समस्या है और उसने लोकल निकाय में अगर आपकी शिकायत की या फिर वहां से निकलने वाला कोई वाहन फिसल के गिर गया, किसी को चोट आ गई, मामला थाने तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा, तो अगर आपके पास परमिशन है तो आप वहां पर गलत साबित नहीं होंगे कि भाई मैंने लोकल बॉडी से परमिशन लिया था। उसमें ये भी लिखा है कि भाई मटेरियल डंप करने की भी परमिशन है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरी चीज, हमें अभी अगर लोन लेना है उसमें परमिशन की आवश्यकता होती है। कल को कोई ठेकेदार या मजदूर वहां पर आपसे मतलब कुछ विवाद खड़ा करता है और विवाद थाने तक, कोर्ट तक पहुंचता है, तो वहां भी आपकी परमिशन काम आएगी। और परमिशन जो होती है बनाने के लिए 3 साल तक वैलिड रहती है। बनाने के लिए, आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 साल तक आपके पास जो परमिशन है वो वैलिड रहेगी। उसके बाद रिन्यू हो जाती है 1 साल के लिए फिर से बनाने के लिए। अगर आपने नहीं बनाया तो 1 साल के लिए फिर रिन्यू हो जाएगी। तो ये ऐसे करके 3 बार रिन्यू आप उसको करा सकते हैं। बिल्डिंग परमिशन का एक साइज डिसाइड करती है क्या गवर्नमेंट या आर्किटेक्ट की, भाई इतने फ्लोर तक की आपको परमिशन मिल सकती है इस भूमि पर? देखिए, वो रहता है प्लॉट एरिया के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, और आपका प्लॉट किस मद में है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, उस हिसाब से तय करती है कि बिल्डिंग की हाइट, और बिल्डिंग की परमिशन मिलती है हाइट के हिसाब से। तो जहाँ जितनी अलाउ होती है हाइट उस हिसाब से, और जितने प्लॉट साइज पे अलाउ होती है उस हिसाब से हाइट के हिसाब से मिलती है परमिशन। जैसे कि अभी जो यूथ है 12th पास आउट कर रहा है तो वो सिविल इंजीनियरिंग की ओर पढ़ता है, या जैसे आपने बताया था कि मैं वो इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो वो किस फील्ड में जाकर अपना कैसे काम कर सकता है और किस किस विभाग से जुड़ सकता है ऐसे इंजीनियरिंग करके? देखिए, जैसे अगर किसी के मन में शुरू से इंजीनियरिंग बनने का है तो 10th के बाद उसे पीसीएम सब्जेक्ट लेना पड़ता है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के दोनों संकाय हैं, बायो और मैथ्स। तो हम बायो फील्ड में ना जाकर मैथ्स की फील्ड में आएंगे, क्योंकि बायो डॉक्टर और ये फार्मेसी से रिलेटेड होता है। तो अगर हमें इंजीनियरिंग करना है तो 10th के बाद हमें मैथ्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद हम एग्जाम होते हैं, जैसे आपको बड़े जो संस्थान है उसके लिए आपको अलग एग्जाम देने पड़ते हैं, जेई वगैरह क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप बड़े संस्थानों में IIT खड़गपुर और कानपुर, ऐसे अलग अलग संस्थानों में आप जा सकते हैं।
और बाकी लोकल कॉलेज तो ढेर सारे हैं, बिना एग्जाम के 12th बेसिस पे ये आजकल एडमिशन दे रहे हैं। और इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा कचरा करने का श्रेय भी इन्हीं लोग, इन्हीं को दिया जाता है। आज इंजीनियरों की वैल्यू जो है लेबरों के समान हो गई। हाँ। क्योंकि पहले जो इंजीनियर निकलते थे वो, जैसे हम लोग अपनी बताएं, हमने जब डिप्लोमा किया था उस समय जो है पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज नहीं कराते थे, तो कुछ एक कॉलेज होते थे गवर्नमेंट के मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक कराने वाले, वहां पर फील्ड पे हम लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती थी। प्रैक्टिकली हम लोग सिविल का सर्वे करते थे, सारे काम जो है हम प्रैक्टिकली करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बच्चे बल्क में इंजीनियर डिप्लोमा लेकर के, डिग्री लेकर के निकल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शिक्षा को इन लोगों ने व्यापार बना दिया। तो जब व्यापारी व्यापार करता है ना, तो उससे जनता से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही आज हो रहा है जो युवाओं के साथ, 12th के बाद बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई इंजीनियरिंग के नाम पे जीरो है, क्योंकि वहाँ की फैकल्टियां भी वही हैं जो उन्हीं कॉलेज से निकलकर उन्हें जॉब नहीं मिली तो वो पढ़ाने लग गए वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जॉब मिलेगी भी नहीं प्रोफेसर बनने के अलावा। तो इन लोगों ने इंजीनियरिंग फील्ड का इतना कचरा कर दिया है कि जब इंजीनियर निकल के आता है तो उसको इंजीनियरिंग का ये भी पता नहीं होता। आज ये स्थिति एजुकेशन की ये प्राइवेट संस्थानों ने कर रखी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे सबसे पहले रोक लगाए, क्योंकि इंजीनियर पैदा नहीं कर रहे हैं, ये लेबर पैदा कर रहे हैं। और आज रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। समाज में अगर देश में, राज्य में रोजगार उत्पन्न होंगे तो इंजीनियर जो है जॉब करेंगे, नहीं तो फिर अपनी फील्ड सेट करके कुछ भी करते रहेंगे बेचारे। तो सबसे पहले जो है, और इंजीनियरों को भी ये चाहिए कि भाई आप रोजगार की ही ना सोचें, आप खुद भी एंटरप्रेन्योर बने और आप खुद दूसरों को रोजगार देने का सोचें, अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करें। जाहिर बात है स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा काम होगा, लेकिन अगर आपकी लगन अच्छी होगी आप आगे बढ़ेंगे। मैंने भी एक 8x8 के दुकान से अपना ऑफिस शुरू किया था। लगभग 10-12 साल पहले मैंने छोटे से 10 साल पहले छोटे से 8x8 की दुकान थी। एक टेबल था, एक कंप्यूटर था मेरे पास, वहीं से मैंने शुरू किया था। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है, मैंने अपना बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान तैयार कर रखा है। बढ़िया। अच्छा, अभी मैं आपसे जो सवाल अगला मेरा है, एज ए पॉलिटिशियन आपसे सवाल है कि रोजगार के संबंध में आपने टिप्पणी करी, तो उस पे रोजगार के संबंध में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे और आप स्वयं भी क्या करने को इच्छुक है कि मैं उस पद पर अभी विराजमान होता तो मैं रोजगार के लिए ये कार्य करता, या सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं कि रोजगार के लिए ये करना चाहिए? देखिए, रोजगार हमारे देश में क्यों नहीं बन पाता है? हमारे देश में तो हम बाद में बात करें, पहले हम अपने राज्य की बात करें। अगर कोई यहाँ पर फैक्ट्री डालने की सोचता है ना, तो सबसे पहले उसको लोग रिश्वतखोर होते हैं ना, वो घेर लेते हैं। ब्रोकर नहीं, ब्रोकर एक अलग चीज है। अच्छा, जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अगर एक मान लीजिए मुझे आज यहाँ पे फैक्ट्री डालना है, तो फैक्ट्री डालने के लिए मुझे सबसे पहले उस लैंड को डाइवर्ट कराना पड़ेगा। तो डाइवर्ट कराने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। डाइवर्ट करने के बाद मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे परमिशन, वो भ्रष्टाचारियों को पैसा देना पड़ेगा। अब उसके बाद मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है। कंस्ट्रक्शन करने के साथ ही मुझे मान लीजिए बिजली विभाग की अनुमति चाहिए, मीटर लेना है मुझे, क्योंकि बिल्डिंग के काम और तमाम सारे काम जो बिजली के बिना होते ही नहीं, उसकी मुझे परमिशन लेनी है। वहां पे मुझे रिश्वत देना पड़ेगा। फिर मुझे पानी चाहिए तो पानी के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। फिर मुझे प्रदूषण विभाग से और तमाम सारे विभाग, मान लीजिए मुझे फूड का कोई प्लांट डालना है तो खाद्य विभाग से, यहाँ से, वहां से, तमाम सारी जगह से मुझे परमिशन लेनी है। तो जो हमारे यहाँ एक उद्योग डालने की प्रक्रिया है ना, बहुत जटिल है। इसलिए हमारे यहाँ लोग उद्योग डालने से कतराते हैं। आप वहीं चले जाइए साउथ में, बहुत सरल प्रक्रिया है, रिश्वतखोरी भी बहुत कम, तो आसानी से वहां पर उद्योग डाल सकते हैं आप। तो ये प्रक्रिया गवर्नमेंट को सबसे पहले सरल करनी चाहिए कि सिंगल विंडो, अगर मुझे उद्योग डालना है, एक ही खिड़की पे जाऊं, वहीं से मुझे सारी अनुमतियां मिल जाए, मुझे बार बार परेशान ना हो। अगर ये सरल तरीका हमारे यहाँ लागू हो जाए तो हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश हर जगह जो है
बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के अपने प्लांट डाल रहे हैं। मतलब आपका सीधे शब्दों में कि पहले रोजगार से प्रारंभ करने के पहले आपको करप्शन खत्म करना पड़ेगा, और करप्शन खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? पारदर्शिता लानी चाहिए। सबसे पहले पारदर्शिता लाए गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया सिंगल विंडो पे काम है, वहां सिंगल विंडो पे अगर व्यक्ति जाए और उसकी एक मॉनिटरिंग हो। हमारे सबसे ज्यादा करप्शन इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज की मॉनिटरिंग नहीं होती। हमने कोई योजना तो ला दी, योजना आई मतलब भ्रष्टाचारियों के लिए एक कमाई का अवसर पैदा हो गया। जैसे छोटी सी चीज मैं बता दूं, अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात कर रहे हैं, अगर मुझे उसके लिए पैसा चाहिए तो मैं वो पैसा लेने के लिए भी मुझे पैसा देना पड़ेगा, तब वो मेरे अकाउंट में रोजगार डालने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का पैसा आएगा। ये स्थिति है। तो अगर वही चीज की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से की जाए तो मुझे आसानी से मिल जाए, लेकिन वो नहीं होती। अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार भ्रष्टाचार के लिए वो है ब्यूरोक्रेसी। नेताओं को तो पता भी नहीं होता है। एक सामान्य आदमी अगर नेता बनेगा तो उसे क्या पता कौन से विभाग में किस तरीके से चोरी होती है। उनको सिखाने वाले भी उनके सचिव होते हैं, उनके जो पीए होते हैं वो बताते हैं कि सर यहाँ से हम इस तरीके से पैसा निकालना है। तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। ये जो है हमारे देश में जड़ बना चुकी है, बहुत मुश्किल है। तो हम अक्सर देखते हैं कि डिमांड अक्सर डिबेट भी देखते हैं, अक्सर पत्रकारों को भी देखते हैं, पत्रों में देखते हैं कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसको चेंज होना चाहिए। जो कि पुराना हिस्टोरिकल हमारा जो भारत का रहा है एजुकेशन फील्ड वो अलग था और आज प्रेजेंट में अलग है। और जैसे आपने पूर्व में भी बताया कि अभी सिर्फ व्यापारी बन गए हैं, तो आप एजुकेशन में क्या बदलाव चाहते हैं और जो यूथ है उसको क्या आगे क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसको जो मजबूती देने वाली चीज होती है उसको हम सबसे पहले मजबूत बनाएं, ताकि जब नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग कितने भी जो भूकंप आ जाए उसको झेल लेगी। तो सबसे पहले हमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तो हम सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। वैसा ही सिस्टम एजुकेशन में अगर हमें अपने देश की शिक्षा को मजबूत करना है तो नीचे से करना हो, ऊपर से नहीं। लेकिन हम वहीं से खोखला बना रहे हैं। पहले जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम 5th क्लास बोर्ड हुआ करती थी। 5th क्लास अभी 8 हो गई है वैसे। 8th क्लास बोर्ड हुआ करती थी। हाँ। और वहां एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो सप्ली आती थी, 2 फेल हुए तो फेल हो जाते, दोबारा से पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज गवर्नमेंट ने 5वीं बोर्ड खत्म कर दी, 8वीं बोर्ड खत्म कर दी। ऐसा नियम है कि 9th तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते। ऐसा नियम है कि 10वीं आप 2 बार में पास कर सकते हैं। तो ये सारे नियम गलत हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों को जो है जो बोलते हैं ना, उनको पहले जो टेंशन होती थी पढ़ाई की, हम बता रहे हैं कि हम जब 5वीं बोर्ड हमने सुना और 5th क्लास बोर्ड है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, तो हम जो है 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमारे सारे गेम्स सब बंद, ग्राउंड जाना, फील्ड में घूमना सब बंद हो जाता था। सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होता था, खूब पढ़ाई करते थे। और ऐसे करके हम लोगों ने बहुत कुछ मजबूत किया, बहुत कुछ हमारा जो बेसिक था वो क्लियर हुआ। आज हम देख रहे हैं कि 9th 10th के बच्चों को फ्रैक्शनल नहीं आ रहे हैं, डिविजनल वो नहीं आ रहे हैं। तो ये आज कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने देश की एजुकेशन को? बच्चे जोड़ना घटाना डिवाइड करना नहीं जान रहे हैं 9th 10th में, तो फिर इंजीनियरिंग की इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ेंगे? तो आज बच्चे जो है ना बहुत सरल एजुकेशन चाहते हैं कि मेरा जो है पढ़ाई भी हो जाए, मेरे को डिग्री भी मिल जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी। तो ऐसी डिग्री का कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट को सबसे पहले 5वीं 8वीं फिर से बोर्ड शुरू करना चाहिए। और ये उसमें ये नियम होना चाहिए जो पहले नियम थे कि भाई 5वीं में जो फेल मतलब फेल, 8वीं में जो फेल मतलब फेल। ये 2 बार पास करने का रुक जाना नहीं, बंद होना ये सब रुक जाना नहीं, ये सब रोकने के तरीके हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने देश में एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं कर रहे हैं, हम लेबर पैदा कर रहे हैं। पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। क्योंकि जब बच्चे अपने दिमाग से पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बिना टेंशन के उन्हें सारी चीजें मिलेगी, तो वो 10th में जाकर के उनकी जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। 10th के बाद 10th पहले तो वो पास नहीं होगा, पास होगा तो घिसट के होगा। अब घिसट के जब वो पास होगा तो वो मैथ सब्जेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि मैथ्स तो उसे 10th की 5th की 8th की नहीं आती।
तो वो 12th की 11th की मैथ्स कैसे कर लेगा? बहुत कठिन होती है। 11th की मैथ्स बहुत कठिन है, तो वो कैसे करेगा? तो फिर वो डर जाता है, अंदर से भी उसको एक डर रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर जाकर के लेता है आर्ट्स, कॉमर्स। कॉमर्स को सरल समझ के ले लेता है, बाद में कॉमर्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं ऐसी जो उन्हें नहीं आती, अकाउंट में जैसे सब्जेक्ट में हो जाते हैं। तो ये जो है बच्चों को एक गलत दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर ही कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बचपन से हमने उसमें बीज बोया। अच्छा, ऐसा देखने को मिलता है ना ये कि बताऊं जो है कि इसको बंद करने का कारण ये रहा कि बच्चे ज्यादा प्रेशर के कारण सुसाइड भी कर लेते थे। नहीं, देखिए ज्यादा प्रेशर तो कोई भी नहीं डालता था, लेकिन आजकल कुछ ये फैशन सा बन गया है कि माँ बाप ने जरा सा डांट दिया तो सुसाइड कर लो। पहले हमारे मम्मी पापा तो कभी स्कूल देखने ही नहीं गए कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है। तो मैं और माँ बाप से भी यही कहूंगा कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। बच्चा जब अपने क्वालिटी पे आता है तो उसके अंदर जो उसको करना होता है वो करेगा, उस फील्ड में जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंजीनियरिंग करूंगा, और मैं आपको बता दूं मेरे परिवार में, मेरे खानदान में पहला इंजीनियर मेरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं था। हाँ। बल्कि किसी ने इंजीनियरिंग का सोचा भी नहीं। और आपको एक चीज और बताऊं, मेरे मम्मी पापा को 2 साल बाद पता चला कि मैं इंजीनियर हूँ। डिप्लोमा होने के बाद मेरे मम्मी पापा को 2 साल बाद पता चला कि मैं इंजीनियर। तो बच्चों को उनके हिसाब से स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। उनकी जो रुचि जिस चीज में है उसमें वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको बस उसकी रुचि पहचानना है कि मेरा बच्चा इस फील्ड में जाएगा और मुझे उधर से उसको सपोर्ट लगाना है। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, संगीत हो, पॉलिटिक्स हो या XYZ जो भी फील्ड हो, उसे उसके मन का काम करने दीजिए, तो वो सक्सेस भी होगा और अच्छा भी करेगा। जबरदस्ती उसको आप धक्का के सोचे कि हम ये इससे ही करवाएं, आपको उसको डॉक्टर बनाना है और वो नहीं बनना चाहता है, उसको IAS बनना है, तो उसको उसकी फील्ड में जाने दीजिए। हम इंजीनियरिंग फील्ड में वापस आते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे कई सारे जो है कि मकान बनवाते हैं तो इंजीनियर से ना मिलकर वो डायरेक्ट ठेकेदार से बनवाते हैं। तो कितने दुष्परिणाम होते हैं कि वो इंजीनियर से बनवाए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है और ठेकेदार से डायरेक्ट बनवाने में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैंने आपको बताया, अभी भी बोला था कि थोड़ा सा हमारे देश में शिक्षा की कमी है और आदमी को जागरूकता की कमी है। ठेकेदार क्या होता है कि कस्टमर को गुमराह कर देता है। ठेकेदार को चाहिए कि आप मतलब कस्टमर को ये बताएं कि आप सबसे पहले डिजाइन बनवाइए, उस डिजाइन के अनुसार हम मकान बनाएं। उसमें क्या होता है, ठेकेदार भी सेफ कि भाई आपने मुझे ये ड्राइंग दी थी, मैंने इस हिसाब से बना दी। लेकिन अक्सर ठेकेदार की तैयारी रहने दीजिए, मैंने बहुत मकान बना दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारी 5-5, 7-7 फीट जगह खराब हो जाती है। हम सोचते रह जाते हैं यार यहाँ पे ये करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाते, तो वो दुष्परिणाम होते हैं उसके। और ठेकेदार को तो खुद आगे रह करके नक्शा बनवाना चाहिए, बोलना चाहिए कस्टमर से कि आप नक्शा बनवा लें। तो कस्टमर को भी ये सोचना चाहिए कि जो हम जिससे नक्शा बनवा रहे हैं वो थोड़े बहुत पैसे लेकर के अगर हमारा घर अच्छा बना रहा है हमें बनवाना चाहिए। 2-4-10 हजार रुपए में कुछ नहीं होता है। आप 10 लाख का मकान बना रहे हैं, 10 हजार रुपए आप इंजीनियर को दीजिए, बेहतर मकान बनेगा और आपका जो खर्चा हो रहा है उससे कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। तो भैया हम ये देखते हैं कि जैसे एक आर्किटेक्ट की डिजाइनिंग द्वारा जो परमिशन अप्रूव करके, बिल्डिंग परमिशन करके रख देता है आर्किटेक्ट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वहाँ की होती, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो उसके बाद भी अभी हम कई शहर में देख रहे हैं कि मकान निर्माण होने के बाद तोड़ दिया जा रहा है। तो जैसे कि अभी हम बात करें कि कंगना रनौत, इनका मकान रिसेंट अभी तोड़ा गया, तो ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी को मकान तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा परमिशन देके ही देता है। तो ये पावर होती है क्या कि पहले जांच नहीं होती, उसके बाद में तोड़ दिया जाता है? उस पर क्या कैसा रहता है? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि मकान जो तोड़े जाते हैं वो नियम विरुद्ध अगर बने तो ही गवर्नमेंट तोड़ सकती है। और अगर म्युनिसिपैलिटी से वो पास जो अप्रूव्ड नक्शा है उसके अनुसार बना है तो गवर्नमेंट उसको नहीं तोड़ सकती जब तक कि वो उसके अगेंस्ट बना है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकली कोई किसी का वो होता है, प्रतिद्वंदी होता है, तो सत्ताधारी दल अपने रसूख का उपयोग करती है, लेकिन वो तोड़ने के बाद भी हाईकोर्ट में जाने के लिए सक्षम होते हैं। तो चाहे तो वो इस काम को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई जब मेरा नक्शा म्युनिसिपल पार्टी ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये अप्रूव किया है तो और उसी के अनुसार बना है, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं, तो फिर क्यों तोड़ा है? अगर उसके अगेंस्ट बना है
तो उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरा अधिकार होता है कि वो उस हिस्से को ढहा सके जो नियम के विरुद्ध है। लेकिन वहीं हम देखें कि छोटे मकान बनते हैं, तो हमारे बस्ती क्षेत्र में या कॉलोनियों में छोटे छोटे मकान बनते हैं 20-30 के, 40-50 के। तो ये छोटे छोटे मकान होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो इनमें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मकान बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी जैसे तैसे करके तो छोटा सा एक प्लॉट खरीदता है, उसमें भी अगर 10-15 फीट खाली जगह छोड़ दे तो फिर वो रहेगा का। तो यहाँ पे वो पूरा बनाता है, लेकिन नियम को फॉलो करते हुए मैं तो यही कहूँगा, नियम को फॉलो करते हुए अपना मकान बनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक डिसाइड किया गया, जैसे जैसे मैंने पढ़ा था कि फ्रंट आपको 1.5 फीट छोड़ना है, बैक साइड में आपको 3 फीट छोड़ना है। वो क्या है मतलब उसका? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रंट उसमें रहता है कि 10 फीट के करीब आपको छोड़ना रहता है, और बैक साइड आपको 1.5 मीटर, मतलब हम मीटर में बात करते हैं तो आपको 3 मीटर आगे छोड़ना पड़ेगा और 1.5 मीटर पीछे। वो सभी प्लॉटों में नहीं छोड़ना होता है, छोटे प्लॉट हैं उनको तो छूट होती है, खत्म हो जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए पूरा मकान आपने पूरे एरिया में बना भी दिया है, तो उसके लिए भी एक रूल होता है कि आप कंपाउंडिंग में अपनी परमिशन दोबारा कराएं, जो भी बड़ा हुआ हिस्सा है उसको दर्शाएं उसमें कि भाई ये बड़ा हुआ हिस्सा है मेरा, इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसकी भी मुझे परमिशन दी जाए। तो गवर्नमेंट में जो एक फीस जमा होती है कंपाउंडिंग फीस के नाम पे, कंपाउंडिंग फीस जमा करें, आपका जो बड़ा हुआ हिस्सा है परमिशन के बाद जो बड़ा हुआ हिस्सा है उसकी भी आपको लीगल परमिशन मिल जाती है जुर्माना जमा करने के बाद, तो उसको आप लीगल कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कोई गरीब आदमी बेचारा मकान खरीद के मकान बना रहा, तो ज्ञानी और रायचंद आ जाते हैं, सब कहते हैं ज्ञानचंद रायचंद, मेरा खुद किराए के मकान मेरा नाम है क्या। तो ऐसा आपके साथ होता है कि आप मैप डिजाइन कर रहे हो और फिर आपको बताने लगता है ये तुमने गलत बनाया, ऐसा होता है क्या? ये तो हर फील्ड में होता है। हमें कुछ मिले ना मिले, हमें सलाह फोकट की देने वाले 1000 लोग मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी मकान मालिक ने बुलाया कि सर आइए हमारा जो मकान बन रहा है थोड़ा आप आकर के देखिए, तो अगर वहां जाकर के हम देखते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ गलत मिल जाता है वहां पे। ठेकेदार द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ काम किया जाता है, तो हम उनको जब बताते हैं ठेकेदार को कि यार ये आपने ऐसा किया वैसा किया, तो वो हमें ही मतलब सलाह देने लगते हैं कि अरे नहीं सर ऐसा है वैसा है। तो फिर हम उससे बात ना करके हम मकान मालिक को समझा देते हैं कि ये चीजें गलत हैं, आप इसको पैसा दे रहे हैं ठेकेदार को तो ये सही करवा लीजिए। बाकी क्या है कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसे ज्ञानचंद से दूर रहें और अपने विवेक से स्वविवेक से भी काम करें ताकि अपने काम न लगे। तो पॉडकास्ट के अंतिम सवाल पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि यूथ आगे बढ़ रहा है, 10th और 12th के एग्जाम भी चल रहे हैं और वो आगे किस फील्ड में जाएंगे, अगर वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं या डॉक्टरी फील्ड में जाते हैं, जिस भी विभाग में जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो एक सही फील्ड को चूज करें? और यंगस्टर जो है कि ज्यादातर अभी जैसा आपने कहा कि फैमिली उनको छोड़ दे, लेकिन वो कुछ उस डेमोक्रेसी का भी फायदा अलग उठा लेते हैं, नेगेटिव चीजों की ओर बढ़ जाते हैं, अभी यूथ अलग चीजों की ओर बढ़ जाता है फिर। तो आप उनको सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि युवाओं को अब इसकी ओर ध्यान देते हुए ऐसी फील्ड चुनना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप शुरू से मैथ्स में आप बहुत तेज होना चाहिए, और क्योंकि आपकी फिजिक्स में भी वही कैलकुलेशंस होते हैं और केमिस्ट्री में भी आपको बहुत सारी इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती हैं। अगर आपको डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखें। और फील्ड तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं, डॉक्टरी थोड़ी सी महंगी है, हर किसी के उसमें होता नहीं, लेकिन अगर आपके मन में चाह है तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपके मन में चाह दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो करना है। फिर उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा, आपको सारी चीजें जो है पागलों की तरह चाहनी पड़ेगी और उसी फील्ड से रिलेटेड चीजें चाहनी पड़ेगी। सारी चीजें छोड़ करके आप अपने लक्ष्य को साथ करके उसके लिए ईमानदारी से अगर लग जाएंगे तो कोई भी बाधा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप डेफिनेटली एक दिन सफल होंगे और आप अपना जो आपका सपना है उसे पूरा करेंगे। और मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि हर चीज समय पे अच्छी लगती है, तो अभी आपका जो समय है अपना भविष्य बनाने का है, भविष्य बनाइए
और सेटल हो जाइए। या तो आप एक बढ़िया उद्योगपति बन जाइए, या एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाइए, या फिर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में सेटल हो जाइए। उसके बाद आप पॉलिटिक्स कीजिए, और जो भी समाज सेवा का कार्य है या अदर कोई वर्क आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। आज मैं देखता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। उन्होंने अपने माँ बाप का संघर्ष देखा होगा, उन्हें थोड़ा अपने मम्मी पापा ने जो मेहनत की उसको देखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने जो है सुविधाओं के अभाव में भी कैसे जीवन यापन किया और कैसे हम लोगों को सारी सुविधाएं आज दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उनकी ओर देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने माता पिता के आप सहारा हो, आगे आप बड़े होकर के उनको सहारा बने। ऐसा ना हो कि आपकी कोई गलत हरकत उनको बुढ़ापे में भी आपको सहारा दे, ऐसा ना करें। अच्छी फील्ड में जाएं, अच्छा काम करें। मैथ्स लेने के बाद आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो ना, और तमाम सारे विकल्प मैथ्स के बाद निकलते हैं। तो आप मैथ्स लेने के बाद बहुत सारा आपके लिए द्वार खुला हुआ है, और आप बायो जब लेंगे तो आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं। तो जहाँ भी जाएं अपना बेस्ट करें। यही मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, और एक संदेश और देना चाहता हूँ, क्योंकि हम ढेर सारे घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हम हर कस्टमर को ये बोलते हैं कि आप अपने घर के सामने एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है आए दिन, बारिश होने में अनियमितता हो रही है, सर्दी का मौसम ठीक से नहीं आ रहा है, ये हमारा जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है वो कारण है। और हमें अपने घर के सामने एक पेड़ जरूर लगाएं, ये आज मैं सभी से अपील करूंगा। तो आज का पॉडकास्ट आप पूरा सुने तो आपके लिए बड़ा सहायक होगा। एक जर्नी आप जानेंगे जो कि एक मोटिवेशनल रहेगी आपके लिए, कि एक छोटे पद से स्टार्ट होकर एक अच्छा काम करना, कैसे स्टूडेंट लाइफ को जीना। और इस पॉडकास्ट में आपके कोई इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।